हेलो एवरीवन। आज अपन राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं या भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान दिए गए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। 3 तरह के आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक। संविधान का जो भाग 18 है इसके अंदर अनुच्छेद 52 से लेकर 360 तक जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं या फिर जो आपातकालीन प्रावधान है संविधान में उनका उल्लेख किया गया है। संविधान में देखिए ये आपातकालीन प्रावधान क्यों जोड़े गए या ऐसी इनकी व्यवस्था क्यों की गई। इनका प्रमुख उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना था। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो होती है अपने यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाएगी और शासन के 2 स्तर है, केंद्र सरकार और राज्य स्तर। हालांकि दोनों ही सरकारें अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती है और अपने अपने क्षेत्र में वो कार्य करने में स्वतंत्र है। उनकी जो शक्तियों का विभाजन वो किया गया है कि जो संघ सूची है उसके विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य सूची है उनके विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन जब आपातकालीन उपबंध लागू होते तो संविधान का जो ये संघात्मक ढांचा है ये अपने आप ही एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। जब संविधान सभा में इसके ऊपर चर्चा चल रही थी कि आपातकालीन जो प्रावधान है वो शामिल किए जाए नहीं, तो उस समय डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने कहा था कि अमेरिका सहित जितनी भी संघीय व्यवस्थाएं वो अपने कड़े स्वरूप में है और किसी भी परिस्थिति में उनका जो नेचर है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जबकि दूसरी ओर यदि अपन भारतीय संविधान की बात करें तो वो समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। तो यानी भारतीय संविधान का निर्माण इस तरीके से किया गया कि सामान्य काल में ये संघीय व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करता है, परंतु जब आपातकाल की स्थिति हो तो ये संघात्मक ढांचे से एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। सबसे पहला आता है अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ये युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण है और इसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है कि मान लीजिए यदि राज्यों की जो सरकार है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और आर्टिकल जो 360 है उसके अनुसार वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है कि मान लीजिए भारत का जो वित्तीय स्थायित्व है वो खतरे में हो या फिर भारत की साख खतरे में हो तो जो वित्तीय आपातकाल है वो लगाया जा सकता है। सबसे पहले अपन देखेंगे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की कैसे व्यवस्थाएं की गई है। इसमें देखिए अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें 2 प्रकार के आपात स्थितियां हैं, एक है बाह्य आपात और दूसरा है आंतरिक आपात। बाह्य आपात 2 कारणों से लगाया जा सकता है, एक तो युद्ध यानी भारत का किसी दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध हो या फिर भारत के ऊपर किसी दूसरे राष्ट्र ने क्या कर दिया हो, आक्रमण कर दिया हो। तो बाहरी आक्रमण और युद्ध, इन 2 स्थितियों में जो आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत उसको बाह्य आपात कहा जाता है। और यदि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो उसको आंतरिक आपात कहा जाता है। ये जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द है इसको जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 उसके तहत हटा दिया गया और आंतरिक गड़बड़ी की जगह जो नया शब्द रखा गया वो था सशस्त्र विद्रोह। यानी 1975 में जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने जो आंतरिक आपातकाल लगाया था उसका आधार था आंतरिक गड़बड़ी। तो इसको हटाकर 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में इसकी जगह कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। बाह्य आपातकाल जो है 1962 और 1971 2 बार लगाया जा चुका है। यानी अनुच्छेद 352 का प्रयोग अब तक 3 बार किया जा चुका है। 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और नए बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण हुआ था, और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली जो कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा लगाया गया था। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर इसके जगह क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह।
अब देखिए अनुच्छेद 352 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं। सबसे पहले जो 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया उसके द्वारा आंतरिक गड़बड़ी की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। इसके अलावा जो 38वां संवैधानिक संशोधन किया गया उसके तहत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या आसन खतरे के आधार पर उद्घोषणा कर सकता है। आसन यानी उसको ऐसी संभावना हो, ऐसी आशंका हो कि ऐसा हो सकता है, उसको ऐसा निकट खतरा उत्पन्न हो रहा हो कि ऐसा हो सकता है, तो वह पहले भी इसकी घोषणा कर सकता है। उसके बाद में देखिए कि राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी भारत के किसी विशेष जो एरिया है या विशेष इलाका है, ये पहले जो व्यवस्था थी वो संपूर्ण देश या लागू हो सकती थी या किसी एक भाग पर लागू हो सकती थी, लेकिन भारत के किसी विशेष भाग पर इसकी व्यवस्था जो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कर दी गई। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से हो सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। जैसे 1975 में जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किया था वो सिर्फ प्रधानमंत्री का निर्णय था। मंत्रिमंडल का यहाँ पर जो मतलब है वो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, कैबिनेट जो है उसकी जो लिखित परामर्श होगा तभी राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाएगा। 38वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। न्यायिक समीक्षा यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ये नहीं दे सकता कि अनुच्छेद 352 का जो प्रयोग किया गया है वो उचित है या नहीं है, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया और अब अनुच्छेद 352 की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उसके बाद में जो 1980 का मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो मुकदमा था उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि यदि कोई घोषणा असंबद्ध तथ्यों के आधार पर या विवेक शून्य या कोई हठधर्मिता के आधार पर की गई है तो उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है, यानी न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया गया है या नहीं। उसके बाद देखिए संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि कि संसद के राष्ट्रपति द्वारा जो ये आपातकाल लागू किया जाता है वो संसद द्वारा कितने महीने में स्वीकृत उसको कर देना चाहिए। ये अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है वो 1 माह के अंदर संसद द्वारा या संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए। हालांकि पहले ये जो मूल संविधान में व्यवस्था थी वो 2 माह थी, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इसको हटाकर कितना कर दिया गया, 1 माह। तो वर्तमान में जो ये है ये वो कितना है, 1 माह। संसद के दोनों सदनों ने यदि इसका अनुमोदन कर दिया है तो ये एक बार अनुमोदन के बाद 6 माह तक जारी रहेगा और 6 माह के बाद इसको यदि फिर से लागू करना है या आगे बढ़ाना है तो संसद का दोबारा से क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन। और प्रत्येक 6 माह बाद में संसद के अनुमोदन से इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी पहले ये व्यवस्था थी कि एक बार संसदीय अनुमोदन के पश्चात अनंत काल तक आपातकाल रह सकता था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको भी घटाकर कितना कर दिया गया, 6 माह कर दिया गया और 6 माह के बाद फिर से संसदीय अनुमोदन की जरूरत होती है। एक ये है कि दोनों सदनों में ये विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। पहले ये जो प्रस्ताव था संसद जो अनुमोदन करती थी वो साधारण बहुमत था कि संसद के साधारण बहुमत से भी इसको पारित किया जा सकता था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको विशेष बहुमत कर दी गई। विशेष बहुमत का यह अर्थ है कि उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत हो, साथ ही उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का भी 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी ये पारित माना जाएगा। उसके बाद में देखिए इस राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। संसद द्वारा आपातकाल की स्थिति में राज्यों के विषय पर भी कानून बनाए जा सकते हैं कि राज्य सूची के जितने भी विषय उनके ऊपर अनुच्छेद 250 के तहत यदि आपातकाल लागू हो तो
संसद द्वारा राज्यों के लिए कानून बनाया जा सकता है और संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी रहते हैं। जब अनुच्छेद 352 लागू हो तो इस समय लोकसभा और राज्य विधानसभा के सामान्य कार्यकाल को एक समय में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल की समाप्ति के बाद ये 6 माह से अधिक नहीं होगा, लेकिन यदि आपातकाल लागू है तो फिर से इसको बढ़ाया जा सकता है। मूल अधिकारों पर देखिए अनुच्छेद 352 का क्या प्रभाव होता है। इसमें 2 अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। एक अनुच्छेद 358 और दूसरा है 359। 358 के अनुसार यदि आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 के तहत जो भी 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है या 6 जो मूल अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 19 के तहत वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं या निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन यदि आंतरिक आपातकाल है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 लगाया गया है तो फिर अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल चाहे वो बाह्य हो, युद्ध या भारी आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया हो, अनुच्छेद जो 20 और 21 है उनका निलंबन नहीं हो सकता। अनुच्छेद 20 जिसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये दोनों अधिकार आपातकाल की स्थिति में भी लागू रहते हैं। अन्य जो अधिकार है उनका निलंबन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 352 का प्रयोग जो है वो 3 बार अब तक किया जा चुका है, 1962, 73 और 1975 में। जून 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया था वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लागू किया गया था। अब अपन देखते हैं दूसरे प्रकार का जो आपातकाल है जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है और जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 356 में की गई है। अनुच्छेद 356 जो है उसका प्रयोग देखिए 2 आधार पर किया जा सकता है। एक तो स्वयं अनुच्छेद 356 में इसका आधार दिया गया है और दूसरा है 365 में। अनुच्छेद 356 है उसके अनुसार तो राष्ट्रपति को ये घोषणा जारी करने का अधिकार हो जाता है यदि उसको वह आश्वस्त हो जाए कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है। तो या तो राज्य का राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे या फिर राज्यपाल के विवरण के बिना ही राष्ट्रपति को ऐसा संतोष हो उसके विचारों में कि जो वहाँ की सरकार है, राज्य सरकार है, वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है तो वो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट हो या नहीं हो, बिना रिपोर्ट के भी वो स्वयं भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 65 जो है उसमें यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में क्या रहता है, असफल रहता है या उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं करता है तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति जो है उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है। इसमें देखिए संसदीय अनुमोदन और समयावधि क्या है। 2 माह के भीतर इसका जो अनुमोदन है वो अनिवार्य है और एक बार अनुमोदन के पश्चात ये 6 माह तक क्या रहता है, प्रभावी रहता है। 6 माह में देखिए अनुमोदन द्वारा अधिकतम जो अवधि है वो 3 वर्ष तक प्रभावी है और जो ये प्रस्ताव है वो सामान्य बहुमत संसद इसको पारित कर सकती है। ये जो 3 वर्ष की अवधि थी इसको 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा 1 वर्ष बाद यदि आपको राष्ट्रपति शासन उस राज्य में जारी रखना है तो उसके लिए 2 परिस्थितियां पूरी होनी चाहिए। या तो उस समय भारत या पूरे राज्य या किसी भी भाग में क्या हो, अनुच्छेद 352 लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तभी आप 1 वर्ष से ज़्यादा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रख सकते हैं। या फिर चुनाव आयोग जो है ये प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के जो चुनाव है वो नहीं करवाए जा सकते या विधानसभा चुनाव के लिए जो कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित है, परिस्थितियाँ जो है वो अनुकूल
नहीं है तो चुनाव आयोग घोषणा करे कि वहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते। यदि ये दो परिस्थितियां हैं तभी आप 1 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 का प्रयोग उस राज्य में कर सकते हैं। इसकी भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि न्यायिक समीक्षा जो है वो की जा सकती है अनुच्छेद 356 की भी। फिर जो बोमई मामला था 1994 का, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की जो घोषणा है वो न्यायिक समीक्षा के योग्य है और राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो न्यायालय द्वारा उन पर रोक लगाई जा सकती है यदि वो अतार्किक है या फिर अन्यथा द्वेष भावना से वो लागू किया गया, कोई दुर्भावना या तर्क नहीं है उसमें तर्क विरुद्ध यदि वो पाया जाता है। अनुच्छेद 356 है, इसको किसी भी समय राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं। संसद की जो अनुमति है उसकी आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद 356 जो है इसका प्रयोग अब तक यदि अपन देखें तो 100 से अधिक बार किया जा चुका है और ज़्यादातर राजनीतिक आधारों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था और आज यदि वर्तमान में अपन देखें तो भारतीय राजनीति का ये अनुच्छेद 356 सबसे विवादास्पद प्रावधान बन गया भारतीय संविधान का। 1977 और 1980 में 1977 में जब जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस शासित जो 9 राज्य थे उनमें राष्ट्रपति शासन लगाया जो एकदम राजनीतिक द्वेष भावना के ऊपर आधारित था। और उसके बाद 1980 में जब वापस कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसने भी जो 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए वो भी इसी राजनीतिक द्वेष भावना पर आधारित थे। अब देखिए इसके परिणाम। राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद में राज्य कानून बनाए रहेगा है, परंतु राज्य विधानमंडल संशोधन और उसमें समाप्त कर सकती है। राज्य सरकार का जो पूरा शासन है वो राज्यपाल या अन्य अधिकारियों के अधीन या फिर राष्ट्रपति चाहे तो अपने अधीन भी ले सकता है। यदि घोषणा की गई है तो संसद राज्य विधायिका की शक्ति का भी प्रयोग कर सकती है। और अनुच्छेद 56 के तहत जब तक राष्ट्रपति घोषणा नहीं करता जो राज्य की विधानसभा है वो विघटित नहीं होती। ये राष्ट्रपति ही घोषणा करता है कि विधानसभा को विघटित किया गया है या निलंबित किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। इसमें यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे और वो संतुष्ट होगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की जो वित्तीय स्थिति है या साख जो है वो खतरे में है, तो इसको अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल जो है उसको लागू किया जा सकता है। पहले ये भी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको भी न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया गया। 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन जो है वो अनिवार्य है और एक बार अनुमोदन के पश्चात अनिश्चित काल तक क्या रहता है, प्रभावी। अनुमोदन जो है वो सामान्य बहुमत द्वारा किया जाता है कि संसद जो है वो सामान्य बहुमत से इसको पारित कर सकती है, लागू कर सकती है। किसी भी समय राष्ट्रपति इसको वापस ले सकता है और संसदीय अनुमोदन की जो आवश्यकता नहीं रहती। यदि मान लीजिए वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए तो केंद्र की जो आधिकारिक कार्यकारिणी है उसका विस्तार हो जाता है और राज्य की जो सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों की वेतन और भत्तों में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। और राज्य विधायिका द्वारा जितने भी पारित कोई धन विधेयक या वित्त विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति के विचार हेतु लाने क्या हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति केंद्र की सेवा में लगे जितने भी श्रेणी के व्यक्ति हैं उस श्रेणी के या फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती हेतु भी राष्ट्रपति जो है वो निर्देश जारी किया जाता है। एक तरीके से वित्तीय आपातकाल की अवधि में भी राज्य के जो सभी वित्तीय मामले हैं उन पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। अभी तक भारत के इतिहास में इस वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति को ये वित्तीय शक्तियां दी गई है।
धन्यवाद।